चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 10 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है समानता के लिए संघर्ष। तभी तक हमने पढ़ा कांता और अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में। और इन सभी की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। और ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहाँ लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़ा हुए। क्या अध्याय 1 के रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या आप अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन में पढ़ चुके हैं? और चित्र लेख को ध्यान दीजिए। और इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। और आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान देने का अधिकार है। और मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनना या बदलती है। और मताधिकार से हमारे भीतर समानता और भाव विकसित होती है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी और व्यक्ति की वोट की कीमत है। और लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। और आपने पहले के अध्यायों में पढ़ चुका है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैयों ने कांता, हाकिम, शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का कठिन बन गया है। और ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते हैं। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है और बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च कर और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे बिछड़ जाती है। और उसके बाद सपना के पास भी पर्याप्त साधनों की कमी है और इसलिए उसने अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ा उसे। और यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपने अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ा। और उसके बाद देश भर में मिलाने की इस तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं और जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है, इसके बाद भी वे अपमानित होने को भी बस होती है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबों और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानताओं के सबसे बड़ी कारण में से एक है। और दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधन के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराए देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे और लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचा रहे थे। और ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। और अपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किया गया काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माना जाता है। और इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या कि वे महिलाएं थीं। और धर्म, जाति या लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिसके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। और गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदाय के प्रति असामान्य जैसे कारक अक्सर ऐसे मिलते जुलते ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानताएं खत्म होती हैं और कहाँ दूसरी असमानताएं शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में बीच में स्कूल छोड़ने वाले की संख्या बहुत अधिक है। और यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिलते जुलते कारणों से पैदा हुई है। समानता के लिए संघर्ष देखें, दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँवों और शहरों में आप देखे होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। और ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने
किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना, और उन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुकदमे को लेकर संघर्ष करने वाली व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। और भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए और जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। और अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि कैसे और किन तरीके से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। और ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिसमें बेरी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों और झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। और ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। उसके बाद तवा मत्स्य संघ देखें, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं और पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों के छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और इन विस्थापित में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और उनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसा दिया जाता है। और इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ता है। और लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। और ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आए। और देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। और तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई और जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। और इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। और यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते हैं। और 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया और इन ठेकेदारों ने इन स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रमिकों को ले आए। और ठेकेदारों ने गुंडे बुलवाकर गांव वालों को धमकियां देने की आरंभ कर दिया। और क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, और गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। और इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। और उसके बाद नवगठित तवा मत्स्य संघ यानी TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। और यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया और उसके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित किया। समिति ने गाँव वालों के जीवन यापन के लिए उनके मछली पकड़ने का अधिकार देने का अनुशासन किया और उसके बाद 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाए। और 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज देना स्वीकार कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ। यहाँ नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ
बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सकता है और ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है। और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। और यह फोटो उत्तराखंड से टिहरी बांध के बनने से डूबने में आए इलाके थे। और इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर को 100 गांव कुछ पूरी तरह और कुछ हिस्सों में पानी के नीचे समा गया और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए थे। मत्स्य, उसके बाद देखिए मत्स्य तावा मत्स्य संघ यानी TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा कमाया जब सरकार ने लीज दिया था 5 वर्ष के। और उसके बाद यह इसलिए संभव हो पाया कि उन्होंने एक सहकारी समिति भी बनाई थी जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। और यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। और ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। और तब तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तावा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। और TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रतिबंध के गुणों का परिचय भी देते हैं। यह है कि असमानता के विरुद्ध अचानक अभिव्यक्ति है। देखें तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं। अब तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं से जैसे नृत्य, संगीत या आदि प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। और लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियाँ न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। और वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलाने की भी सिखाती है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। तो देखते हैं तो न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समानता का ही होता है। और आप यह जानते ही होंगे कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। और देश में समानता के लिए चलने वाली आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। और अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह प्रयोग करते रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानताएं लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। और इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यम यानी मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहतर कम आय होने और ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। और ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में अपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। और ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। और लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बन रह सकती है जब उनके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सके।